नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। तो आज की पहली बड़ी खबर में बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साधु संतों के साथ त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां महाकुंभ में धर्म संसद के दौरान कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने कहा, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू वोट नहीं तो हिंदुस्तान पर वक्फ वोट क्या कर रही है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे उत्तराखंड का, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च करते हुए ऐलान कर दिया है। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है। आपके चुनावी घोषणा पत्र में दिल्ली के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, सभी को मुफ्त उपचार और हर घर को मुफ्त पानी के साथ बिजली देने का वादा किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साधु संतों के साथ त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। इस दौरान सीएम योगी और साधु संतों ने अमित शाह पर जल डाला और सभी ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंत्रोच्चारण के बीच सूर्य उपासना की। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री तकरीबन 5 घंटे तक महाकुंभ क्षेत्र में रहे। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि महाकुंभ सनातन संस्कृति की अविरल धारा का अद्वितीय प्रतीक है। कुंभ समरसता पर आधारित हमारे सनातन जीवन दर्शन को दर्शाता है। आज धर्म नगरी प्रयागराज में एकता और अखंडता के इस महापर्व में संगम स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अब संगम में डुबकी लगाने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। एक के बाद एक राजनीतिक नेता जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे या फिर कांग्रेस के कोई दिग्गज वहां पहुंच सकते हैं? बिल्कुल रूबी, आपको बता दूं कि इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जहां पर संगम स्नान के साथ जो है आज अमित शाह के साथ पूजा ध्यान से उसके साथ ही प्राप्त हुआ है। ये सब कृपा है, निश्चित रूप से ये भारत की एकता जो है मजबूत करता है और सभी लोगों को करना चाहिए। इस मौके पर के साथ मौजूद था। तो वहाँ की परिवार ने जन्मे नवनिहाल को भी आज शादी पर काम किया है और यह बच्चा जो था पहले कंप्यूटर का मित्र बना रहा था। हमें काफी गोद में बच्चा थोड़ी देर बाद होता है जो यहाँ स्नान करने आए हैं। निश्चित तौर से स्नान के बाद भी पूजा होती है, वह भी आज और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रशांत, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी प्रशांत, बोले, कुछ बोले। बिल्कुल, देखिए आज बहुत ही विषय केंद्रीय गृह मंत्री का संगम में पहुंचना और उसके साथ ही जिस तरीके से विपक्ष रहे हैं और उसको लेकर भी एक तरीके से आज जो सभी लोगों को आस्था के संगम में डुबकी लगाने की हमारी पुरातन संस्कृति परंपरा से जुड़ा पूरा महापर्व है जो 144 वर्षों के बाद आया है। और स्नान करने के साथ ही यहाँ से ज्ञान, ध्यान और विज्ञान भी लोगों को सीखना चाहिए। देखिए बहुत विषय थे आज जिसको लेकर के अमित शाह यहाँ पर आज स्नान किया और उसके साथ इससे एक संदेश भी उन्होंने साथ ही साथ परिवार के साथ पूर्ण प्राप्त किए और उनका जो नौनिहाल है वही उसको भी जो है स्नान कराया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री होने से पहले वो गोरखनाथ मान परंपरा है कि किसी भी यजमान के ऊपर जो पानी का छिड़काव किया जाता है जो स्थिति उसकी तरफ से होता है यजमान की तरफ से, उसके बाद जिस तरीके से होते हैं वो यजमान को यहाँ स्नान करा, वो भी एक क्राइटेरिया योगी यानी कि गौरव महान
योगी आदित्यनाथ की तरफ से संपन्न हुआ। और ये देखकर लोग चकित है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ स्नान जो विधि विधान है उसमें संपन्न कराने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद कलाकानंद गिरी जी को और भी तमाम लोग हमारे लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री जी को साधु संगत वहां पर स्नान कर रहा है। लेकिन प्रशांत, अगर हम वहां पर जानना चाहें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आस्था की डुबकी वहां पर लगाई है, इसके अलावा अगर राजनीतिक बात करें, कोई ऐसा कोई संवाद, कोई ऐसी बात उन्होंने वहां कही हो? संवाद की बात उन्होंने परंपरा में जिस तरीके से सनातन संस्कृति का सबसे यहाँ पर योगदान है उसके ऊपर आस्था और विश्वास का महासम्मेलन हो, सभी को आना चाहिए। ये गैर राजनीतिक स्थान दिव्य और पवित्र स्थान है, इसलिए आप आकर जुड़ने का काम करते हुए कुंभ में आकर यहाँ की दिव्यता और भव्यता का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक किसी प्रकार का कोई बयान नहीं, राजनेता को कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि आस्था और संस्कृति से जुड़ा हुआ आज वहां पर उसमें वो शामिल हो रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से कुंभ की जो भव्यता है, दिव्यता है और पौराणिकता है, उसके विषय में जरूर आज यहाँ पर जो है महत्व बताते हुए अपना संबोधन दिया है। ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। महाकुंभ में धर्म संसद के दौरान कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने कहा कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू वोट नहीं है तो हिंदुस्तान पर वक्फ वोट क्या कर रहा है। अखाड़ों के साधु संतों की मौजूदगी में देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान छोड़कर हिंदू आए, उनकी जगह कहां गई? पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू वोट क्यों नहीं है? इन देशों में हिंदू वोट नहीं है तो हिंदुस्तान में वक्फ वोट क्या कर रहा है? देवकीनंदन ने कहा कि अगर सनातन बोर्ड बना तो हर मंदिर में गौशाला बनेगी, गाय सड़क पर नहीं दिखेगी। गौशाला में उनकी सेवा होगी, मंदिर के पैसे से गुरुकुल बनाएंगे, औषधालय बनाएंगे, नगर की सेवा नारायण की संपत्ति से होगी। उन्होंने कहा कि भगवान को क्या भोग लगेगा ये तय करने का डीएम का अधिकार नहीं है, आचार्यों का अधिकार है। वहीं नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने रविवार रात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से महाकुंभ की 2 तस्वीरें एक्स पर शेयर की हैं। तस्वीरों में अंतरिक्ष से धरती पर सिर्फ महाकुंभ रोशनी से जगमग दिख रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ प्रशांत राव लगातार जुड़े हुए। प्रशांत, जिस तरीके से उन्होंने देवकीनंदन जी ने बयान दिया और कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदू वोट नहीं है तो यहाँ पर वक्फ वोट क्या कर रहा है, क्या लगता है कितना विवादित यह बयान माना जाए या कितनी सच्चाई इस बयान में माना जाए? देखिए, विवादित बयान नहीं है और लगातार जिस तरीके से साधु संत लगातार सनातन बोर्ड की मांग को लेकर यहाँ पर सरकार से मांग रख रहे हैं और कई बार धर्म संसद का भी आयोजन हो चुका है। इस धर्म संसद में यही मांग की जा रही है कि जिस तरीके से भारत में वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ बोर्ड यहाँ बन सकता है तो निश्चित तौर से यहाँ सनातन बोर्ड भी यहाँ बन सकता है, क्योंकि बहुसंख्यक लोग जो है सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, यानी कि सनातन धर्म के हैं, तो निश्चित तौर से उनकी आस्था का भी सम्मान करना चाहिए। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के माध्यम से यहाँ जो उनको अधिकार दिए हैं तो सनातन बोर्ड को भी अधिकार होने चाहिए, चाहे पूजा पद्धति हो या फिर स्तुति स्थल हो या अन्य जो हमारे सामाजिक कार्यक्रम हैं उनमें जो है सनातन बोर्ड को अधिकार प्राप्त होने चाहिए और उसी के तहत आगे का नियमावली जो है संविधान में भी उसको जोड़ना होगा। निश्चित तौर से उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी नाम लिया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि मुस्लिम बाहुल इलाके के देश हैं, तो ऐसे में वहां पर वक्फ बोर्ड जैसी कोई भी संस्था नहीं है, तो भारत में यह वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, ये एक सवालिया निशान है। और सवालिया निशान को लेकर कई बार जो है देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक हैं, उन्होंने धर्म संसद के माध्यम से बात उठाने की मांग की है। सार्वजनिक मंचों पर भी लगातार जो है वो ये कह रहे हैं कि भारत में भी सनातन बोर्ड होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी हो। निश्चित तौर से देखिए, एक बात यहाँ पर जरूर निकल कर आती है, जिस तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में यहाँ पर विशाल और भव्य दिव्य यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया है, तो उसी समय जो एक बयान आया था कि जो यहाँ पर महाकुंभ मेला क्षेत्र है वो वक्फ की संपत्ति पर हो रहा है, तो ये विवादित बयान तो यह थे कि जब सैकड़ों साल से या कहें हजारों साल से यहाँ पे स्नान होता आया है, उस दौरान किसी ने भी दावा पेश नहीं किया, लेकिन राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया। राजनीतिक अखाड़े के तौर पर यहाँ पर
कुंभ महाक्षेत्र की जो भूमि है वो वक्फ बोर्ड बना के नाम पर यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। इसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है और अब साधु संत इस बात को लेकर आंदोलित है, उद्वेलित भी हैं कि अगर इस तरीके के विचार और बात आते रहेंगे तो निश्चित तौर से सनातन बोर्ड की भी स्थापना होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सनातन बोर्ड में तमाम तरीके की गतिविधियां होंगी। एक दर्द यहाँ पर और बयां किया है। उनका कहना है कि जो सरकार के अधीन मंदिर है कुछ, वहां पर कम से कम डीएम तो तय ना करे कि भगवान को क्या भोग लगेगा, ये अधिकार तो उनका नहीं है कम से कम। बिल्कुल, उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर कई बातें साफ तौर से की हैं कि वक्फ की संपत्ति, जिस तरीके से वक्फ की संपत्ति को लेकर यहाँ पर उनको अधिकार दिए गए हैं, ऐसे ही सनातन बोर्ड से यह होगा कि यहाँ पर इस पैसे से यहाँ पर जो है गुरुकुल बनाए जाएंगे, गुरुकुल में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, उसके साथ एक गौ सेवा के लिए यहाँ पर धन का आवंटन किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि कम से कम सरकार को यह तय करना चाहिए कि मंदिर में कौन सा प्रसाद बनेगा, उसके लिए डीएम जिम्मेदार नहीं होंगे बल्कि मंदिर प्रशासन को यह तय करना होगा कि मंदिर में कौन सा प्रसाद बनेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी पूर्व में ही आस्था से खिलवाड़ हुआ है और लड्डू में जो कहा जाए कि पशुओं के अवशेषों की बात वहां पे की गई थी, उसको लेकर विवाद यहाँ पर उत्पन्न हुए और पूरे देश में यह मांग की गई कि आखिर में जो डीएम के पास यह अधिकार है कि मंदिर में कौन सा प्रसाद बनेगा, उसको लेकर भी धर्म संसद में इस तरीके से यह मांग की गई है कि डीएम को अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि मंदिर प्रशासन के पास यह पावर हो कि वह कौन सा प्रसाद लोगों को वितरित करें, उसमें शुद्धता और पवित्रता भी बनी रहे। गायों को लेकर भी उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की है। उनका कहना है कि अगर सनातन बोर्ड बनता है तो हर मंदिर में गौशाला बनाई जाएगी जिससे कि गाय जो है उनकी रक्षा हो सकेगी, गौ सेवा हो सकेगी। जी प्रशांत। बिल्कुल, देखिए गौ को लेकर राजनीति 2014 से होती आई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना राजधर्म निभाया और सभी क्षेत्रों में गौशाला निर्माण किया और समय समय पर धन आवंटन भी करते रहते हैं। करीब 15 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि गौ सेवा को लेकर जहां भी यहाँ पर नंदी गौशाला बनी हुई है वहां पर भोजन की व्यवस्था उनकी होनी चाहिए, हरे चारे की व्यवस्था करनी होगी। इसको लेकर दिशा निर्देश कर दिया गया। तो सर्दियों से पहले भी जहां भी गौशालाएं बनी हैं वहां पर जो है गाय को बचाने को लेकर, सर्दी से बचाव को लेकर भी आदेश जारी किए थे। अगर कहीं से शिकायत आई तो उस पर कड़ी कार्रवाई की गई है। तो यह मांग और ज्यादा जो है यहाँ पर मजबूत होती, जो संत गुरु हैं उन्होंने रखी है कि जो सनातन बोर्ड के माध्यम से पैसा आएगा उससे हर जिले में एक गौशाला बनाई जाएगी जिससे गौवंश संरक्षित हो सकेंगे। क्योंकि अगर गायों की बात की जाए, गायों का दूध, घी, दही सभी हमारे लिए पौष्टिक है और एक तरीके से कहें अमृत के समान है। जो बूंद बूंद अमृत हमारे शरीर में पहुंचता है वह हमें तमाम तरीके से बीमारियों से बचाता है, हमारी निरोगी त्वचा रखता है। तो इन बातों को लेकर भी यहाँ पर कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हर जगह गौशालाएं बनेंगी तो उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से सशक्त होगा, देश आर्थिक रूप से सशक्त होता, क्योंकि ये जो भी गौवंश होंगे उनके माध्यम से दूध है, दही है, घी है, इसके बिक्री के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्तिकरण भी होगी और गौवंश की रक्षा भी हो सकेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च करते हुए ऐलान कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड अब भारत देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। ड्राफ्ट बनाने में टीम ने कड़ी मेहनत की है। हमने जनता से किया वादा पूरा कर लिया है। यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि इससे अब राज्य में सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा। यूसीसी से महिलाएं सशक्त होंगी। हलाला प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह पर रोक लगेगी। सीएम धामी ने यूसीसी लागू करते हुए कहा कि इस कानून से समाज में एक रूपता आएगी। सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व तय होंगे। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाने की कोशिश की गई है। साथियों का प्रयास है। आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये
मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है, उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया। तो देखिए, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च करते हुए ऐलान कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड अब भारत देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। ड्राफ्ट बनाने में टीम ने कड़ी मेहनत की है। हमने जनता से जो वादा किया था वो वादा आज पूरा कर लिया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि इससे अब राज्य में सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा। यूसीसी से महिलाएं सशक्त होंगी। हलाला प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह पर रोक लगेगी। सीएम धामी ने यूसीसी लागू करते हुए कहा कि इस कानून से समाज में एकरूपता आएगी। सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व तय होंगे। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने की कोशिश की गई है। तो देखिए, भारत देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, जहां पर यूसीसी लागू कर दिया गया है। और अब पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया और उनका कहना है कि ये जो यूसीसी यहाँ पर लागू किया गया है ये किसी धर्म के या किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये जो यूसीसी और ये जो कानून लाया गया है ये महिलाओं को, प्रदेश की महिलाओं को समान नागरिकता दिलाएगा और सशक्तिकरण करने में, उनको सशक्तिकरण बनने में उनकी मदद करेगा। देखिए, उत्तराखंड अब भारत देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का पोर्टल लॉन्च किया। आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, ऐसा सीएम धामी का कहना है। उनका कहना है कि ड्राफ्ट बनने में टीम ने कड़ी मेहनत की है। हमने जनता से किया वादा पूरा किया है। यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि इससे अब राज्य में सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी से महिलाएं सशक्त होंगी। हलाला प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह पर रोक लगाई जाएगी। चलिए, चौथी और आखिरी बड़ी खबर में बात करेंगे दिल्ली की, जहां विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आपके चुनावी घोषणा पत्र में दिल्ली के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, सभी को मुफ्त उपचार और हर घर को मुफ्त पानी के साथ बिजली देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने पर दिल्ली में बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा और महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की सम्मान राशि का वादा किया है। पूर्व सीएम केजरीवाल ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया है। इस दौरान उनके साथ दिल्ली की सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। सौरभ भारद्वाज और मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आपकी ओर से ये मैनिफेस्टो घोषित किया गया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से 25 जनवरी को अपना मैनिफेस्टो जारी घोषणा पत्र का जवाब बताया गया। तो देखिए, आम आदमी पार्टी में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसको देखते हुए अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। और जिस तरीके से सभी जो पार्टियां हैं जो हथकंडा अपनाती हैं आधी आबादी को साधने की, तो आम आदमी पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में आधी आबादी को ज्यादातर उस पर फोकस किया है, आधी आबादी को साधा है। चलिए, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, माफ कीजिएगा, हमारे साथ के विश्वदेव राव राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। विश्वदेव राव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विश्वदेव राव जी, घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी ने अपना जारी कर दिया है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस मैनिफेस्टो को आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें सबसे बड़ी बात अगर देखिए तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने माफी मांगी है कि वो पिछले 5 साल में यमुना की सफाई,
और बाकी सारे काम नहीं कर पाए। उन्होंने इस बारे में ये भी कहा कि 2.5 साल कोरोना में हम कुछ काम नहीं कर पाए और 2.5 साल जेल मेरे साथ खेला गया हमारी पूरी पार्टी के साथ, इस वजह से हम कार्य नहीं कर पाए। इस बार उन्होंने जो योजनाओं की बात करी है उसमें 15 योजनाएं प्रमुखता उन्होंने बोली है, जिसमें सबसे बड़ी योजना रोजगार की गारंटी और महिला सम्मान योजना, जिसमें 2100 रुपए देने की बात होगी। आपको पिछले 2 महीने से एक 1100 रुपए भाजपा वाले दे रहे थे कैश, कि अभी कैश ले जाओ, इसी योजना के खिलाफ भाजपा वाले दे रहे थे, जो योजना 2100 रुपए हर महीने महिलाओं के लिए जारी करी गई थी केजरीवाल जी द्वारा, वही इनके मैनिफेस्टो में भी है। जी राव साहब, लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल, सभी महिलाओं पर फोकस करते हैं। अब आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं पर ही फोकस किया है, आधी आबादी को ही साधा है, तो क्या लगता है इस जरिए जो इनकी राह है ये आसान हो पाएगी? रूबी, देखिए इससे महिला वोटर जो दिल्ली की हैं, वही पिछले कई बार से देखा जा रहा है चुनाव में कि एक मुश्त वोट करती हैं और आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार देती आ रही है। इस बार भी यही कोशिश करी गई है, भाजपा ने भी यही कोशिश करी है कि महिला वोटरों को अपनी तरफ रुझा सके। इसी के तहत आप देखिए बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र बना रही है, वो जो जारी करेगी, उसमें भी प्रमुखता महिलाओं को प्रमुखता दी जाएगी दिल्ली के मैनिफेस्टो में। इसके अलावा अगर आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल ने बस फ्री कर रखी थी, बस से जितना होगा सब फ्री होगा। अब उन्होंने युवाओं को जो छात्र हैं उनको भी फ्री बस की सेवा देने की बात कही है अपने मैनिफेस्टो में। इसके अलावा मेट्रो में भी रियायती दरों पे और फ्री सुविधा देने की भी बात कही गई है अपने मैनिफेस्टो में। उन्होंने कई बातें और करी है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्कॉलरशिप की भी बात करी है, जिसमें गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे। उसके अलावा राशन कार्ड का सेंटर खोलेंगे, ऑटो और ई रिक्शा जो उनके प्रमुख वोटर माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के, उनके लिए भी उनके बच्चों को, बेटियों को शादी के लिए 1 लाख रुपए मदद देने की बात कही है और बच्चों को फ्री कोचिंग देने की बात कही है। तो बड़ा ही विस्तृत और लोकलुभावन बजट है, ये मैनिफेस्टो है इनका। लेकिन देखने वाली बात ये होगी रूबी कि बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या आता है। जी लेकिन विश्वदेव जी, बीजेपी ने इससे पहले भी अपना घोषणा पत्र का जो पार्ट था वो जारी किया था, तो क्या लगता है उन्होंने जो घोषणाएं की थी, उन्होंने जो रेवड़ियां बांटी थी, क्या उनकी रेवड़ियां भारी पड़ेंगी इनकी रेवड़ियों पर? वही बात आने वाले समय में, अभी 10 दिन का समय और है तो उसमें देखना होगा कि बीजेपी और क्या क्या लोकलुभावन बातें कहती है। जैसे ये रेवड़ियां बांटने की बात जो आप कह रही हैं, इस पर आम जनमानस की जो राय है दिल्ली में, जब हम लोगों ने वहां पर कवरिंग करी थी लोकल में, तो वहाँ पर बहुत जमीनी मुद्दे बहुत अलग है। जैसे सीवर नहीं बने हैं वहाँ, कई जगह रोडें नहीं बनी है, कई जगह बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी मूलभूत जैसे पानी की, अभी 6 महीने पहले हम लोगों ने देखा था पानी की बिल्कुल समस्या हो गई थी दिल्ली में। दिल्ली राजधानी है और वहां पर अगर ऐसे जनमानस को दिक्कत होगी तो ये तो बड़ी पीड़ादायक, कष्टदायक बात है पूरे भारत के लिए। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में भाजपा और आम आदमी पार्टी क्या क्या और बातें करती है इसके अलावा। बिल्कुल विश्वदेव जी, वो दिन दूर नहीं है, 5 फरवरी और 8 फरवरी। जनता का समर्थन किसे मिलता है ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी 4 बड़ी खबर, जहां हमने आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली की खबर से रूबरू कराया। कल फिर हाजिर होंगे 4 बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।